जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो भाई जो सवाल आता है, जो सवाल का लेवल आता है, सबसे पहले उसको समझिए। सवाल एकदम आसान होता है। पहला बात देखिए, सवाल का लेवल कुछ होता नहीं। अगर आप गणित का समझ रखते हैं तो लेवल कुछ नहीं होता है। किसी भी तरीका का सवाल आएगा, आप आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। अगर आपका लेवल ही नहीं रहेगा तो आपके सामने आसान सवाल आए, मुश्किल सवाल आए, टूटेगा नहीं। तो लेवल वेवल कुछ होता नहीं है, समझ होता है। कितनी गहराई से आप चीज़ों को समझते हैं, कितना अंदर तक आप चीज़ों को समझते हैं। अगर ऐसा है तो भाई कोई भी सवाल आएगा मैथ का, आप आसानी से उसको बना लोगे। लेकिन अगर समझ नहीं है तो फिर कैसे होगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपका झारखंड पुलिस में जो मैथ्स का लेवल है, अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पुलिस का, जितना भी तरह का एग्ज़ाम हुआ है, किसी में 10 सवाल, किसी में 20 सवाल, किसी में 25 सवाल, किसी में 8 सवाल, जब उन सारे सवालों को हमने देखा तो भाई लेवल ना एकदम नॉर्मल है, मुश्किल नहीं है, एकदम नॉर्मल है, उलझा हुआ नहीं है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, आसान आसान सवाल है। तो आप हर एक सवाल को बना के आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप मैथ में समझ रखते हैं तो आपको कहीं भी आपको कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। देखिए, प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है ना कि आपको किसी भी फील्ड का राजा बना देगा अगर आप लगातार करते हैं तो, और नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपको मैथ समझना है, समझ में अगर कहीं आप चूक जाते हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, गलतियां कर रहे हैं आप, तो भाई आप मैथ का कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, सब कुछ बना हुआ है, बस आपको वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। CGL लेवल का कंटेंट है इसमें, CGL के लिए ही है। तो आपको बहुत हाई आपको नहीं जाना है, बस आपको सेलेक्टिव कंटेंट ही देखना है। क्या देखना है, नहीं देखना है, इन सारी चीज़ों का हम लोग चर्चा आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। फिलहाल आपको सब कुछ देखना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएगा झारखंड पुलिस में, और ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि एडवांस पोर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। बस 25 सवाल गणित का ऐसे लिखा हुआ है। तो आप समझिए कि वहाँ से भी सवाल देने का पूरा चांस है। और हम जब सवाल देख रहे थे ना, तो सवाल मिला है जो एडवांस पोर्शन से भी है। एकदम आसान है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये कोर्स है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका डिटेल जानकारी आपको अभिषेक सर बता देंगे। अभी हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं, सीधा हम लोग सवालों पे आएंगे कि किस तरीके का सवाल आया है, प्रीवियस ईयर को ही लगाएंगे। और आज जो हम लोग सवाल देख रहे हैं ना भाई, वो आपका झारखंड क्लोज कैडर का जो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 2019, उसका 20 सवाल है। देखिए कैसा सवाल है, ये भी पुलिस का है, एकदम आसान सवाल है। तो डिटेल जानकारी आपको अभिषेक सर दे देंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर पे भी आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका दिया हुआ है। आप वहाँ से आप जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। देखिए, चाहे जो भी हो, प्रैक्टिस तो आपको अभी से शुरू करना होगा। और मेरे आसपास जो भी लोग हैं, जहाँ घर है मेरा, यहाँ पे अभी बच्चों ने प्रैक्टिस चालू कर दी है, सब कुछ का, पढ़ना भी और दौड़ना भी, दौड़ाई और पढ़ाई दोनों चालू हो गई है। तो आप भी पीछे ना रहें, आप भी अभी से लग जाइए। ऐसा नहीं सोचना है कि सर एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब लगेंगे, तो भाई बहुत कुछ छूट जाएगा ना। ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि एकदम फाइटिंग तो ज़बरदस्त होने वाला है। कंपटीशन का एग्ज़ाम कोई भी हो, फाइटिंग हर जगह है। चाहे 22 सीट हो, चाहे 500 सीट हो, चाहे आपका 2000 सीट हो, फाइटिंग तो एकदम तगड़ा होता है।
तो उससे अगर उसमें आपको आगे निकलना है तो पहले से आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर मार दीजिएगा। अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल दे के हम आपको डरा देंगे, आदत नहीं है। जैसा एग्ज़ाम में आया हुआ है उसी पैटर्न को हम लोग देखेंगे, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। ये पहला सवाल एकदम आसान है, कहता है कि 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी तार के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है। एक बात समझ लीजिए, डिटेल में कंसेप्ट आपको बताएंगे हम। ट्रेन जब किसी पोल को पार करे, ट्रेन जब किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, ट्रेन जब किसी पेड़ को पार करे, तो भाई इस केस में ना ट्रेन अपनी ही लंबाई को नापती है, अपनी ही लंबाई को क्रॉस करती है। तो ट्रेन का हमसे स्पीड पूछा है। भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या बन गया सर? 132 मीटर, और टाइम क्या है? 6 सेकेंड। अब आप जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि ऑप्शन हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया है, और यहाँ से यहाँ पे लेंथ दिया है 132 मीटर और टाइम दिया है 6 सेकेंड। तो यहाँ से जो स्पीड आएगा ना वो आएगा मीटर पर सेकेंड में, जबकि हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आपको मीटर पर सेकेंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में, तब जो स्पीड होगा ना उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और जब आपको किलोमीटर पर आवर से आना है मीटर पर सेकेंड में, तब आप स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तब ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इस बात को ध्यान रखना है, ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगना था। अब इसको काट दीजिए, तो भाई 6 से गया 3 बार में, और 26 25 130, तो ये हो गया आपका 5 दूना 10, 5 छक्के 30 और 5 चौके 20। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई तो 26 × 78 और 4 × 12, 79.2 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है। एकदम आसान सवाल है, टेंशन नहीं लेना है। आप 25 में 25 बना के आएंगे, 24 भी नहीं होगा, 25 में 25 सही करके आएंगे। एकदम आसान सवाल है, लेकिन अगर अब ध्यान से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आप घूमते रह जाएंगे, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा और आप नानो बीज मार देंगे। कैसे, समझिए। कहता है कि 2 संख्याएं ऐसी है कि एक का वर्गफल दूसरे के वर्गफल के 8 गुना से 224 कम है। यदि संख्याएं 3:4 के रेशियो में है तो संख्याएं क्या है? तो सबसे पहला बात कि जो हमारा संख्या है, जो 2 हमारा नंबर्स है, उनका रेशियो 3:4 है। तो भाई अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो तीनों का अनुपात 3:4 होगा। 9 और 12 का अनुपात भी 3:4 होगा, 6 और 8 का भी 3:4 होगा, 12 और 16 का भी 3:4 होगा। तो ऑप्शन से आपका ना थोड़ा सा समस्या हो सकता है अगर आप ध्यान से ना काम करें तो। देखिए, तो कहता है कि एक संख्या का जो स्क्वायर है वो दूसरे संख्या के स्क्वायर के 8 गुना से 224 कम है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसको पहला संख्या माने, इसको दूसरा संख्या। ठीक है, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको पहला, इसको दूसरा, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि दूसरा वाला नंबर आपका हमेशा बड़ा होगा। बड़ा है, 12 है, 8 है, 16 है, और जब दूसरा वाला नंबर का स्क्वायर करके उसमें 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो नंबर और बड़ा हो जाएगा, और कभी भी उनका डिफरेंस 224 नहीं होगा। तो इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है कि पहला वाला नंबर का स्क्वायर करके उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको सही उत्तर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मान लेते हैं, आप इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो आप एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, एक तो आप एक्स वाई मान लीजिए कि एक हमारा संख्या 3x है और दूसरा हमारा संख्या 4x है। अब इन्हीं को आप सोल्व
कर दीजिए, या आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, या आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो चलिए आपको ऑप्शन से कैलकुलेट करना सिखाते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। तो भाई पहली संख्या है 9, 9 का स्क्वायर है 81 और इसका 8 गुना, 8 एकम 8, 8 और 8 64, 648। और दूसरा संख्या है 12, 12 का स्क्वायर 144। क्या इनका डिफरेंस 224 है? 224 से तो ज़्यादा है, तो भैया ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। आते हैं बी पे। तो भाई 6 का स्क्वायर 36 और 36 का 8 गुना, तो 8 छके 48, 8 तिया 24, 8 छके 48, 8 छके 48 और 8 तिया 24, 24 और कितना बचा भाई? 8 छके 48, हाथ में 4, 8 तिया 24 और 4 28, 28 हो गया। और इसका स्क्वायर 88 64। देखिए तो 288 में 64 जाएगा तो क्या 224 बचेगा? जी हाँ बचेगा। तो अपना आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर बेसिक से जाएंगे तो देखिए ऐसे बनाइएगा, इसी में आपका x वाला इंक्लूड हो जाएगा। तो भाई संख्या का रेशियो दिया है ना 3:4, संख्या का रेशियो दिया है, तो मान लेते हैं हमारा संख्या 3x और 4x है। अब वही काम करना है इसमें। तो भाई 3x का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर गुना 8, ठीक है, और 4x इसका स्क्वायर 16x स्क्वायर, और इनका डिफरेंस कितना है? 224 है, 224 है। तो यहाँ से भी आपका x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे बिठा दीजिएगा, आपको दोनों संख्या मिल जाएगा। तो ये भी है और ऑप्शन वाला भी है। जो तरीका आपको समझ में आए, जो तरीका अच्छा लगे, आप आसानी से बना सकते हैं। हम आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि सवाल आपको सेकंड में बनाना है। भाई अगर सेकंड में सवाल बनाने लगोगे तो बाकी टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करोगे क्या? अब मान लो कि 100 सवाल है और आप उसको 100 सेकेंड में निपटा दिए, तो बाकी 2 घंटा में आपका 100 सेकेंड यूज हुआ और बाकी घंटा आप करोगे क्या? तो जो लोग कहते हैं कि सेकेंड में बनाओ, नैनो सेकेंड में बनाओ, उनके बातों पे आपको नहीं जाना है। आप सवाल को पूरा समय लेके बनाइए, बस इतना ध्यान रहे कि आपका अटेम्प्ट जो है मैक्सिमम हो और आपका एक्यूरेसी 100% हो। कोशिश करिए मैक्सिमम सवाल बनाने का। हमेशा एग्जामिनेशन में कोशिश करिए कि आप 90%, 85% सवालों को सही बना के आएँ। तो उसके लिए मेहनत करना होगा जम के और टाइम के अंदर। कभी ये दिमाग में मत, कभी अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं आने दीजिए कि सवाल आपको सेकंड में बनाना है, सेकंड में बनाना है, नैनो सेकंड में बनाना है। नहीं होता है भाई, कि एकदम नहीं होगा, ठीक है। सवाल को कितना आसान और कितना कंसेप्ट वाला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कहता है कि किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने से 30% का हानि हो। कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि अगर उस वस्तु को हम आधा दाम पे भी बेचें तो हमें 30% का ही नुकसान करवाना है, उससे ज़्यादा का नहीं नुकसान होना चाहिए। तो भाई आप इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हो। अगेन हम आपको बताते हैं कि एक तो आप XYZ मान लो, जैसे भी मानना है। दूसरा आप इसको ऑप्शन से कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। तो भाई मान लेते हैं ना कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें 25% प्रॉफिट पर बेचना है, तो 100 रुपया में हम खरीदे हैं और हमको 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब हम 125 में बेचते हैं इसको, ठीक है। अब कहता है कि अगर हम इसको आधा दाम में बेचें, मतलब हम बेचने वाले थे 125 में, अब हम 125 में नहीं बेचेंगे, इसका आधा दाम पे, तो 125 का आधा कितना? 62.5 रुपया। क्या अब हम जब 62.5 रुपया में बेच रहे हैं तो देखिए तो यहाँ पे हमको 30% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ना 30% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है, 37.5 रुपया का लॉस हो रहा है। 100 रुपया था, 62.5 में बेच रहे हैं, 37.5 का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे 37.5% का लॉस हो रहा है, मतलब 25% प्रॉफिट पे हम नहीं बेच सकते हैं। अगर हम 36% प्रॉफिट पे बेचते हैं, एकदम आसान है समझिएगा, मतलब 100 की वस्तु को हम 136 रुपया में बेचते। अब हम 136 रुपये में ना बेच के ना, अगर हम इसको आधा दाम पे बेचें तो 136 का आधा 68 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको यहाँ कितना का नुकसान हो रहा है? तो भाई 32 रुपया या 32% का नुकसान हो रहा है।
भैया हमें नुकसान 30% का ही चाहिए, तो 36 भी नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है 40%। अगर हम 40% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, मतलब 100 की वस्तु को कितना में बेचना होगा, 140 में। अब हम 140 में ना बेच के अब हमें 30% का नुकसान के लिए आधे दाम पर बेचना होगा, तो 140 का आधा कितना, 70। और देखिए जब 100 की वस्तु को 70 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे 30% का नुकसान हमको डायरेक्ट दिख रहा है, मतलब हम वस्तु को 40% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था, जब आधा दाम पर बेचने के लिए बोला है तो बहुत लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भाई 100 रुपया का वस्तु था तो उसको 50 में बेचते। नहीं, इसका सेलिंग प्राइस का आधा, कॉस्ट प्राइस का आधा नहीं, सेलिंग प्राइस का आधा पे बेचना था। ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा। 3 छोटे सवाल एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है, एकदम आसानी से समझिएगा। कहता है कि 0.16 का वर्गमूल क्या है। देखिए कभी भी आप ना ऐसे सवालों में धोखा मत खाइएगा। वर्गमूल जब पूछे ना तो चुपचाप उस पर रूट लगा दीजिए और उसका आंसर निकालिए। ठीक है, वर्गमूल पूछे तो भाई इस पर रूट लगाइए। मतलब ये हमसे पूछा है कि रूट अंडर 0.16 का वैल्यू क्या होगा। तो भाई रूट अंडर 0.16 का वैल्यू अगर सिर्फ 16 रहता, पॉइंट ना रहता, तो भैया इसका आंसर हम 4 बता देते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 16, मतलब हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट निकालना होगा, 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। 645842 में 5 का स्थानिक मूल्य क्या है, इसका प्लेस वैल्यू पूछा है। देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है क्या, तो अगर किसी भी नंबर से किसी भी डिजिट का आपका प्लेस वैल्यू पूछता है, जैसे कि इसमें 5 का प्लेस वैल्यू पूछा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इस संख्या में 5 कितना हमें पोजीशन पे है, क्या वो 100वें पोजीशन पे है, क्या वो 10,000वें स्थान पे है, क्या वो लाखवें स्थान पे है, ये पूछा है। तो इसका आंसर निकालने के लिए जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान आपसे पूछे, उसके बाद जितना डिजिट हो उतना 0 लगा दीजिए। जैसे कि 5 का पूछा है तो भाई 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, मतलब 5 के ऊपर 4 0 लगा दीजिए। मतलब 5 जो है 50,000वें स्थान पे है, 50,000वें 10,000वें स्थान पे है। 10,000 गुना 5 50,000, ये 5 का प्लेस वैल्यू है 50,000। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि 5 का अंकीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, भाई तो जो पूछेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो भाई अगर 5 का हमसे फेस वैल्यू पूछता, अंकीय मान, तब हम उत्तर 5 ही बता देते। आसान सवाल है, आता है। ठीक है, इसको देखिए, छोटा सा सवाल है। कहता है कि यदि रूट अंडर 16 गुना 14 गुना x बराबर 168 हो तो x का वैल्यू क्या है। सिंपल सा बात है, स्क्वायर रूट को 168 के ऊपर ले जाइए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 गुना 12 गुना x बराबर 168 गुना 168। अब यहाँ से x का वैल्यू आसानी से आपका निकल जाएगा। सॉरी 14 है ना, 12 नहीं 14 है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 14 से 1 बार में, 14 से 2 बार में। ठीक है, 4 से 4 तिया 12 और 4 चौके 16, फिर 4 से तो 4 चौके 16 और 4 दूना 8 और 42 तिया x का वैल्यू 126 आ जाएगा। 126 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप 25 में से 25 सवाल आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से समझिए इस सवाल को। कहता है कि एक आयताकार पार्क 40 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया पार्क के चारों तरफ। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, फिगर से आपको समझाते हैं, बहुत ही आसान है। तो भाई एक हमारा पार्क है, एक हमारा पार्क बना है ऐसे, आयताकार पार्क। ठीक है, ऐसे बना है, फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लोड मत लीजिएगा। तो भाई इसका जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई है वो 25 मीटर है। ठीक है, अब इस पार्क के बाहर चारों ओर ना 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो भाई हर तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा है, मतलब ऐसे
ध्यान दीजिएगा ऐसे। ये सब का सब क्या है, ये हमारा रास्ता है। ये क्या है, ये रास्ता है, इधर से आदमी टहलने जाएगा, ये हमारा रास्ता है। तो कहता है कि इस रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, और ये रास्ता का जो चौड़ाई है ना 2.5 मीटर है। कितना, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5 और इधर भी 2.5, चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा है। बेसिकली आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो दो आयत आपको दिख रहा है, एक बड़ा वाला आयत बाहर और एक छोटा वाला आयत अंदर। तो अगर हम बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल को निकाल दें या घटा दें तो यही रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा जो कि हमसे पूछा है। तो छोटा वाला आयत जो अंदर है उसका लंबाई और चौड़ाई तो दिया है, बड़ा वाला आयत का लंबाई चौड़ाई मिल जाए तो बहुत आसान है। वैसे इसका शॉर्टकट मेथड भी है, तो उधर हम आपको नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो हम तरीका को बेसिक रखना चाहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है सर, तो 40 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2.5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर, 5 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल लंबाई कितना हो गया, 40 और 5 45 मीटर। सिमिलरली आप ध्यान से देखिए कि सर यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर। मतलब 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई हो गया 25 और 5 30 मीटर निकल गया। अब जी रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए, तो भाई रास्ता का क्षेत्रफल बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल के आयत को घटा देंगे तो जो रास्ता है, जो पाथ है, उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो भैया 45 गुना 30 माइनस छोटा वाला का 40 गुना 25, 40 गुना 25। तो ये 25 चौके 100, 1000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये 4 तिया 12, 120 और 5 तिया 15, 1350 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1350 में 1000 जाएगा तो भाई 350 मीटर स्क्वायर रास्ता का क्या होगा, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है और बेसिक तरीका से इसको बना दिए बिना हेडेक आए। ठीक है, फिर से एक सवाल आपका एरिया से पूछा है। कहता है कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर हो। अब आप ध्यान से समझिएगा कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज एक ऐसा फिगर है ना जिसका चारों साइड बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर का, वर्ग का चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है। यही एक डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में, समचतुर्भुज में। अंग्रेजी में इसको रोम्बस कहते हैं। ठीक है, तो इसका चारों भुजा बराबर होता है ऐसे, ठीक ऐसे। इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है। ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ये वाला विकर्ण जो है ना, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC यहाँ पे लिख देते हैं, AC बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम दे दिए विकर्ण का। तो भाई इसका दूसरा डायगोनल भी होगा, नाम दे दिए इसका BD। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का, रोम्बस का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ½ इंटू D1 इंटू D2। अब आप कहेंगे सर D1 और D2 क्या है, तो इसका दो डायगोनल है, दो विकर्ण है, इसको D1 माने, इसको D2 माने। दोनों डायगोनल का आधा, दोनों डायगोनल के गुणनफल का आधा इसका क्षेत्रफल होता है। अब आप कहेंगे सर एक डायगोनल तो है 24, दूसरा कैसे निकलेगा, समझाते हैं। एक पॉइंट समझिए ध्यान से। रोम्बस का दोनों डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे से
जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला दोनों, तो यहाँ पे ना 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब एक दूसरे से वो लंबवत मिलता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिलता है। मतलब ये जो आपको 4 ट्रेंगल दिखता है, ये चारों का चारों राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमारा 13 है। एक बात और दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहाँ पे काटता है वहाँ से दोनों डायगोनल का दूरी बराबर होता है। जैसे कि AC का लेंथ कितना है? 24, तो 12 इधर बचा और 12 इधर बचा, ठीक है। सिमिलरली DB का लेंथ जो भी होगा आधा ऊपर और आधा नीचे होगा, बराबर बराबर। तो एक समकोण त्रिभुज में ये हमारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे मेरा काट दिया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा 13 वाला है और ये हमारा 12 वाला है। तो भाई ये कितना होगा? तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन ट्रिपलेट नाम का भी कोई चीज़ होता है। तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5, 12, 13 आपका क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। मतलब ये क्या है? 5 है, 5 नीचे है तो 5 ऊपर है। मतलब पूरा डायगोनल जो BD है ना उसका लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। अब दोनों डायगोनल का लेंथ मिल गया तो 1/2 × 24 × 20, ठीक है। 24 × 10, तो 2 से काट दीजिए 12 बार में, और 12 दहें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रोम्बस का एरिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। दांक और करनी से है, एकदम आसान सवाल है। तो कहता है कि इसको सरल कीजिए, लेकिन कितना कंफ्यूजिंग है आप देखिए। तो 64/125 को सरल करना है। पहला ऑप्शन है 4 का क्यूब बटा 5 का क्यूब। तो भाई 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है 8 का स्क्वायर बटा 5 का क्यूब। तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 का क्यूब 125, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है 4/5 का होल क्यूब। तो 4/5 का होल क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो भाई 3 ऑप्शन दिया है, तीनों का तीनों सही है। तब क्या होगा समझिएगा। जब किसी भी चीज़ को सरल करना होता है तो उसको ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये 4 का क्यूब बटा 5 का क्यूब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 4 का क्यूब बटा 5 का क्यूब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 8 का स्क्वायर बटा 5 का क्यूब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन 4/5 का होल क्यूब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये एक प्रॉपर तरीका से लिखा गया है, इसीलिए आंसर ये होगा। ध्यान से टिक कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको सरल करना है तो 4 का पावर 7 बट्टा 4 का पावर 4 गुना 4 का पावर 3। तो घातांक और करने का एक नियम है कि जब बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देते हैं। मतलब ऊपर क्या है? 4 का पावर 7, नीचे क्या है? 4 का पावर 4 और 4 का पावर 3। तो जोड़ देंगे तो 4 का पावर 4 और 3 कितना? 7। 4 का पावर 7 से 4 का पावर 7 कट जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा? सर उत्तर हो जाएगा सीधा। पुलिस का सवाल है तो थोड़ा ट्रिकी तो रहेगा, क्योंकि पकड़ना है आपको दुश्मन को। कैसे पकड़ेंगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 सवाल, छोटा छोटा सवाल है तो एक साथ लिख दिए। तो ये जो पहला सवाल है कहता है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा। तो भाई एलसीएम निकालना तो आपको आता है, आप आसानी से निकाल देंगे। आपको एक तरीका बताते हैं, आप इस तरीका से कोशिश करिएगा। जब भी बड़ा बड़ा नंबर हो, ठीक है, 24, 36, 40, हालांकि छोटा नंबर तरीका बता देते हैं। तो आप ना कभी भी डिवीजन मेथड, ऐसा वाला मेथड का इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। आपको इसी मेथड से आसान हो जाएगा। इसी मेथड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन सभी नंबर को कोई एक नंबर से भाग दीजिए। कोई कॉमन नंबर है जो इन चारों को डिवाइड कर देगा। तो आप कहेंगे सर 24 है, 36 है, 40 है, 4 के टेबल में सब है, मतलब 4 इन सब को डिवाइड कर देगा। तो किससे
भागा दे रहे हैं 4 से, इसको घेर के रखिएगा। तो 24 को 4 से भागा दिए 6 आया, 36 को 4 से भागा दिए 9 आया, और 40 को 4 से भागा दिए 10 आया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये तो छोटा हो गया आपका 6 9 10। 6 9 10 का एलसीएम कितना? आप कहेंगे सर 6 9 10 का एलसीएम 90 आया। कितना आया? 90 आया। तो 6 9 10 का एलसीएम 90 आया। 24 36 और 40 का एलसीएम 90 नहीं है। तो 24 36 और 40 को 6 9 10 में कैसे बदले? 4 से भागा देके। अब इनका एलसीएम यहाँ से कैसे खींचें? तो जो एलसीएम आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे भागा दिए हैं उससे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 गुना 4, 9 चौके 36, 360 क्या हो गया? 24 36 और 40 का एलसीएम। बात समझ आया? नेक्स्ट आपका सवाल है कि भाई 64,009 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल मतलब इस पे रूट लगाना पड़ेगा, इस पे रूट लगाना पड़ेगा। वर्गमूल क्या है? तो भाई अब या तो आपको याद होगा तभी बना सकते हैं, या तो आपको एक तरीका बताते हैं। लास्ट का 2 डिजिट को आप घेर दीजिए। लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 09 09। अब 9 किस संख्या को स्क्वायर करने पे आएगा? तो आप कहेंगे सर या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो आखिर में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो ये दोनों नंबर तो मेरा उड़ गया, होगा नहीं। ठीक है, अच्छा 3 3 है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब जो नंबर बचा, कितना बचा? 640। अब देखिए क्या 640 परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे सर नहीं। 640 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे हाँ सर 625 है। 625 किसका? 25 का स्क्वायर है। तो 625 किसका स्क्वायर है सर? 25 का। 25 का। तो या तो ये 3 के साथ 253 बनेगा, या 7 के साथ 257 बनेगा। या तो 253 बनेगा या तो 257 बनेगा। तो भाई 257 तो है नहीं, क्या बना? 253। मतलब 64,009 का वर्गमूल 253 निकल के आया। एकदम आसान है, समझ में आया? इसको ना आप सॉल्व कीजिए ज़रा, और x का वैल्यू बता दीजिए। x का वैल्यू बता दीजिए, इसको मिटा देते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू बताइए क्या होगा। 2/7 गुना 8/9 गुना 5/11 गुना 10,395 क्या होगा? जरा आप इसका वर्गमूल बताइए। इसका आंसर क्या होगा? आप x का वैल्यू कमेंट में दीजिए। ठीक, यहाँ पे कहता है कि 2923 और 3239 का HCF निकालिए। 4 ऑप्शन भी था इसमें, और जो ऑप्शन है वो आपका है 37, फिर है आपका 47, फिर है आपका 73, फिर है आपका 79। तो हम लोग जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, मास निकालते हैं, तो हम लोग को एक डिवीजन मेथड आता है, उससे निकालते हैं। क्या कोई और तरीका है? तो सर और तरीका है, बताते हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए। तो 9 में 3 गया तो 6, यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1, और यहाँ पे 2, तो 12 में 9 गया तो 3, 316। इनका डिफरेंस क्या आया? 316। अब ऑप्शन में आप देखिए, या तो 316 या 316 किसी ना किसी का मल्टीपल जरूर होगा, किसी ना किसी का मल्टीपल, मतलब 316 का कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा। यही है ना क्वेश्चन? सही है ना भाई? क्वेश्चन नंबर है आपका 92, 2923 और 3239। ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो भाई ये जो आपका 316 है, इसका फैक्टर ऑप्शन में कौन है? कौन है? तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए
कि अगर हम 79 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 चौके 36, 7 चौके 28 और 3 31, 316। मतलब इनका HCF 2923 और 3239 का HCF 79 है। बात समझ में आया? तो भाई ये था आपका सेट। एकदम आसान सवाल आपसे पूछा जाता है, एकदम इजी लेवल का सवाल आपसे पूछा जाता है। टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोर्स एकदम तैयार है, रेडी है, बस आपको उस पर काम करना है। डेली पढ़ते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।